जय हिंद फ्रेंड, इंडिया प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जो यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम के तहत विधाओं में जो नाटक विधा लगा हुआ है, तो नाटक विधा में आप देखिए हमारे पाठ्यक्रम में है लक्ष्मी नारायण मिश्र के द्वारा जो सिंदूर की होली उनके द्वारा रचित नाटक है, वो हमारे पाठ्यक्रम में निहित है। और ऐसे में आज जो हमारा ये टॉपिक है जो करने वाले हैं, सिंदूर की होली बेसिकली जो नाटक लिखा गया है 1934 ईस्वी में, इसका प्रकाशन वर्ष 1934 है। कहीं पे 3 अंक में भी बताते हैं, कहीं 2 अंकों में ये विभाजित बताया जाता है। इस नाटक पे ये कहते हैं कि जो लक्ष्मी नारायण जी हैं वो समस्या नाटक के जन्मदाता के रूप में भी, यानी इनकी जो श्रेणी है वो समस्या नाटकों के लेखन में देखी जाती है। और इनके द्वारा यानी इब्सन, बर्नार्ड शॉ इत्यादि पश्चिमी विचारकों से ये प्रभावित नाटककार भी लगते हैं। देखिए, जो ये सिंदूर की होली नाटक है, इसकी विषय वस्तु पे बात करें तो कहीं ना कहीं जो हमारे देश में सरकारी जो राजतंत्र है उसमें जो भ्रष्टाचार निहित है, और साथ ही साथ आप देखेंगे ढेर सारी सामाजिक कुरीतियां जो विद्यमान है उन सारे पे प्रकाश डाला गया है। विषय वस्तु है कि जैसा ये नाटक अगर देखें, इसकी भूमिका में ही राम प्रसाद त्रिपाठी लिखते हैं कि प्रस्तुत नाटक के रचयिता श्री लक्ष्मी नारायण जी इब्सन, बर्नार्ड शॉ आदि नाटककारों के विचारों और भावनाओं से प्रेरित होकर हिंदी नाट्य साहित्य में नवीन धारा का प्रचार करने की चेष्टा करते हैं। मिश्र जी ने बुद्धिवाद से प्रेरित होकर यह नाटक लिखा। यह एक समस्या नाटक है, यानी समाज में ऐसी समस्याएं व्याप्त है और उनको केंद्र में रख के ये नाटक लिखा गया है। यह नाटक 3 अंकों में बटा हुआ है। यह नाटक 3 अंकों में बटा है। इसमें तत्कालीन नारी समस्याओं का चित्रण हुआ है, जिसमें नारी देह, पुनर्निवाद एवं वैवध्य की समस्या पर प्रकाश डाला गया है। इसमें मिश्र जी द्वारा प्रेम, कला एवं साहित्य, तो यहाँ पे देखिए कलात्मकता का भी प्रभाव दिखता है। कला के संबंधित जो इसमें पात्र है, मनोरमा को देखते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा कला प्रेमी है, तो कला के पक्ष को भी उजागर किया गया है। एवं साहित्य का खूबसूरत अंतर्द्वंद चित्रित हुआ है। इसके प्रत्येक पात्र का अपना अपना स्वयं का व्यक्तित्व है, प्रत्येक की भावना और इनके व्यक्तित्व का चित्रण सहानुभूतिपूर्वक किया गया है। इसमें भावुकता के भीतर बुद्धिवाद का पक्ष लिया गया है तथा सामाजिक वैषम्य की पृष्ठभूमि में जो नारी और पुरुष के संबंध है उनका चित्रण बहुत बखूबी किया गया है। तो यहाँ पे देखिए, पहले हम पात्रों से संबंधित जानकारी लेते हैं। इसमें मुख्य पात्र के रूप में है मुरारी लाल। मुरारी लाल जो होता है, इसमें केंद्रीय पात्र होता है एक डिप्टी कलेक्टर, 40 वर्ष उसका लगभग उम्र होता है। स्वभाव से बहुत ही भ्रष्ट धोखेबाज होता है। इतना लालची व्यक्ति है कि अपने मित्र को मरवा देता है और साथ ही साथ और लोगों से भी लगातार ये शोषण करने के लिए, यानी भ्रष्टाचार में इस तरीके से एक तरीके से भ्रष्टाचार में इतना घुला मिला है कि वो स्वयं की बेटी के बारे में भी नहीं सोचता। तो मुरारी लाल के माध्यम से सरकारी जो व्यवस्था है उस पर भी कि भ्रष्टाचार किस तरीके से कितनी अंदर तक ये घुसी हुई है उसको उजागर करने का प्रयास किया गया है। ये पैसों के लिए अपने मित्र और निर्दोष युवक की हत्या करा देता है। यहाँ पे एक पात्र का नाम है रजनीकांत। रजनीकांत एक ईमानदार, निर्भीक और कर्तव्यनिष्ठ पात्र है। तो जो रजनीकांत है उसका खुद के जो चाचा उससे नहीं बनता, चाचा उसके जमींदार होते हैं यहाँ पे, और इस रजनीकांत को मरवाया जाता है। और पैसे का लालच किसे दिया जाता है? मुरारी लाल को, क्योंकि मुरारी लाल के हाथ में पावर है, वो डिप्टी कलेक्टर है। तो रजनीकांत ईमानदार, निर्भीक और कर्तव्यनिष्ठ पात्र है, जिसके ना होते हुए भी पूरा नाटक इसी के केंद्र के इर्द गिर्द घूमता है। रजनीकांत को मार दिया जाता है। शुरू में आप देखेंगे नाटक में एंट्री होता है तभी रजनीकांत को सुपारी देके मरवा दिया जाता है, लेकिन पूरा नाटक इसी रजनीकांत के इर्द गिर्द घूमता है। क्योंकि जो इसकी बेटी होती है चंद्रकांता, ये मुरारी लाल की बेटी, ये भी इसी से प्रेम करती है। और समय से पूर्व जब रजनीकांत मरता रहता है तो उसके हाथ से अपने मांग की सिंदूर भरवा लेती है और आजीवन विवाहित नहीं रहती, मतलब कि आजीवन अविवाहित रहती है, क्योंकि वो तो मर जाता है लेकिन वो उसी सिंदूर को अपना मान बैठती है। तो बहुत ही एक कह सकते हैं ना कि एक पिता होने के बावजूद भी मुरारी लाल का ऐसा पक्ष उजागर किया गया कि बेटी के प्रति नहीं उतना मोह उसका जितना पैसे के प्रति है। तो रजनीकांत ये हो गया। चंद्रकला जो इसे प्रेम करती है, चंद्रकला जो होती है मुरारी लाल की बेटी होती है ना। तो ये चंद्रकला मुरारी लाल की बेटी होती है। यहाँ पे एक पात्र है मनोरमा। मनोरमा के माध्यम से देखिए बहुत बड़ी समस्या समाज की तरफ जो एक पक्ष है, जिसमें आप देखते हैं कि समय से पूर्व पहले ही बाल्यकाल में अगर देखें तो बाल विवाह का प्रचलन था, और ये जो मनोरमा थी उसकी शिकार थी। ये विधवा वैधव्य को झेल रही है, बहुत ही 10 साल की उम्र में ही विधवा हो जाती है और करीबन 18 साल की आयु है, और ये मुरारी लाल के यहाँ ही रहती है। तो मनोरमा जो है विधवा वैधव्य को झेल रही है, तर्कशील नारी है। और सबसे बड़ी बात है मनोरमा
कला की पुजारी और संपूर्ण नाटक में मिश्र जी ने इसी पात्र के माध्यम से जो पश्चिमी भारतीय सभ्यता है उसमें, यानी भारत की और पश्चिमी जो भारतीय सभ्यता में अंतर, उसके साथ प्रेम, विवाद, तलाक, कला, शिक्षा और कानून के संवाद करवाए हैं। तो बहुत ही तर्कशील नारी है। इसका संवाद आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा संवाद जो है इसका जो मनोज पात्र होगा उसके साथ होता है। कला के संबंध में काफ़ी ज़्यादा आप देखते हैं कि तो बातचीत होती है, तो कला पे प्रकाश डाला गया और जो भी छोटी छोटी समस्याएं हैं उन पे भी इंगित किया गया है। मनोज शंकर, देखिए मनोज शंकर के बारे में बात करें तो ये मनोज शंकर वही है जिसके पिता को जो है डिप्टी कलेक्टर जो होता है, डिप्टी कलेक्टर यानी सबसे पहले हमने जिसे परिचय कराया वो मुरारी लाल है। ये मुरारी लाल जो होता है ये मनोज के पिता को मरवा देता है। तो ये मुरारी लाल किसके पिता को मरवा देता है? मनोज शंकर के पिता को। और जब मरवा देता है सोचता है कि मनोज शंकर को ये बात ना पता चले कि हमारे पिता को मुरारी लाल ने मरवाया है, तो उसकी ज़िंदगी भर की पढ़ाई का जिम्मा खुद ले लेता है और सोचता है जो मेरी बेटी चंद्रकला जब बड़ी हो जाएगी ये दोनों का साथ में विवाह करवा देंगे। लेकिन एक पुत्र के लिए पिता नहीं है तो वो व्यथित है कि आखिर उसके पिता को मरवाया किसने, वो जानना चाहता है। तो मनोज शंकर जो है ये बांसुरी बजाता है और पिता की मौत के कारणों को ना जान पाने से मानसिक रूप से विक्षिप्त सा रहता है और ये भी बहुत ही तर्कशील प्राणी है। लेकिन उल्टा होता है, ये मनोज शंकर जो है ना, जिससे ये बात छिपाना चाहता है मुरारी लाल, अंत में जो है मुरारी लाल का ही जो उसके यहाँ पे नौकर रहता है जो उसकी बात को जानता है, माहिर अली, ये जो है मनोज को ये बात बता देता है। मनोज जो इनकी बेटी है चंद्रकला, इनसे प्रेम ना करके इनका झुकाव जो होता है मनोरमा के साथ होता है। और ये भी देखिए मनोरमा जो कि विधवा वैधव्य है, मुरारी लाल यानी वो डिप्टी कलेक्टर उसके यहाँ पे रहती है, उसका झुकाव मनोरमा की तरफ है। तो इस तरीके से अब यहाँ पे जो चंद्रकला पात्र है, चंद्रकला बताया हमने शुरुआत में ही कि ये जो है मुरारी लाल की पुत्री है जिसे रजनीकांत से पहली नज़र में प्रेम हो जाता है। ये वही रजनीकांत है जिसको मरवा दिया है कुछ रुपए के लालच में, जो है इसके पिता ने ही यानी मुरारी लाल ने ही रजनीकांत को मरवा दिया है। रजनीकांत को देखिए मुरारी लाल ने मरवाया नहीं था, मुरारी लाल को बस पैसा दिया गया था बात दबाने के लिए। मरवाया तो इसके रजनीकांत के चाचा ने मरवाया था, ये है भगवंत सिंह और हरनंदन। भगवंत सिंह जैसे वो जमींदार था जो रजनीकांत की हत्या इसलिए करवाना चाहता था कि जैसे वो बहुत ही निर्भीक प्राणी है, ईमानदार है, तो जैसे ये लोग लूटपाट करने वाले व्यक्ति और कोई ईमानदार प्राणी है वो तो सब कुछ सच उगलने वाला है, तो ये भगवंत का रजनीकांत से बनता नहीं था। तो ये हरनंदन जो कि रजनीकांत की हत्या में सहायक है, रजनीकांत को मारने वाले ये दोनों लोग जाते हैं सुपारी देने मुरारी लाल को चंद पैसों के लिए, समथिंग 40,000 कुछ इतने पैसों के लिए जो है ये रजनीकांत को मरवा देते हैं। तो चंद्रकला के बारे में बता रहे थे कि ये मुरारी लाल की पुत्री जिसे रजनीकांत से पहली नज़र में प्रेम हो जाता है। रजनीकांत की मृत्यु पर वह क्षोभ से भर उठती है और मरणासन पड़े रजनीकांत के हाथों से अपनी मांग में सिंदूर भर लेती है। यही है सिंदूर की होली जो नाम दिया गया है ना, वो यही स्थिति है कि उस मरणासन व्यक्ति से प्रेम इस तरीके से भारतीय प्रेम है कि वो करती है और मरणासन अवस्था में उसे सिंदूर भरा लेती है। तो अपनी भावुकता के आवेश में वह मनोरमा के वैधव्य से अपने वैधव्य को ऊंचा बताती है कि जो मनोरमा वैधव्य है वो उससे भी ऊंचा है। चंद्रकला आधुनिक विचारों की युवती है जिसे सामाजिक रूढ़ियों का बंधन अस्वीकार व तथ्यों से ज़्यादा भावनाओं को महत्व देने के पक्षधर है। अब यहाँ पे हरनंदन, भगवंत सिंह और इन सारे लोगों के बारे में बताया। अब यहाँ पे एक है डॉक्टर, ये जो चंद्रकला इनकी जो मुरारी लाल की पुत्री है ये बार बार बीमार होती रहती है, तो डॉक्टर जो है ये चंद्रकला के बीमार पड़ने पर आता है। इलाज को लेकर मनोज शंकर जो होता है उससे हल्की सी बहस भी हो जाती है इसकी। तो ये सारे ही पात्रों का हमने अच्छे से बताया, थोड़ा आपको कहानी भी बताया क्या है। तो मेन पात्र हमने बताया मुरारी लाल की बेटी का नाम चंद्रकला, मुरारी के यहाँ रहती है मनोरमा, इसे इसका भी हल्का फुल्का प्रेम चलता रहता है। ये बचपन में ही वैधव्य जीवन व्यतीत करने लगती है और रजनीकांत को ये लोग सुपारी जो देने आते हैं हरनंदन और भगवंत सिंह, तो रजनीकांत को मार दिया जाता है। बाकी मनोज शंकर के पिता को जो है मुरारी ने पहले ही मरवा दिया था, तो वो सब। अब यहाँ पे जो गौड़ पात्र उसमें एक है माहिर अली और कुछ लोग और हैं। तो माहिर अली को हमने बताया ये जो मुरारी लाल है, तो जैसे होता नहीं कि अब डिप्टी कलेक्टर हैं तो कोई नौकर रहना चाहिए, तो मुरारी लाल जो माहिर अली जो है उनके यहाँ वो सब कुछ बात जानता है, इवन ये भी जानता है कि मनोज के पिता को जो है क्यों मरवाया था, तो उन्हीं के साथ हमेशा रहा है, तो ये माहिर अली है। विशेष है कि ये समस्या नाटक है जो इब्सन और बनाड शॉ से प्रभावित रंगमंच को ध्यान में रखकर लिखा गया था। अब यहाँ पे अगर आप देखिए कथासार का पहला अंक,
तो कथा सार में अगर पहला अंक देखें तो नाटक के इस पहले अंक में ही सभी महत्वपूर्ण पात्रों का परिचय मिल जाता है। इस अंक में रजनीकांत नामक युवक की हत्या की सुपारी लेकर जमींदार, जब शुरुआत होता है ना, पहला ही अंक जो होता है उसमें जो रजनीकांत वही युवक होता है, तो उससे खफा होते हैं उसके भगवंत सिंह और हरनंदन। ये लोग सुपारी लेकर, सुपारी यानी उसको मरवाने के लिए कुछ पैसे लेकर ये डिप्टी कलेक्टर के पास पहुंचते हैं। शुरू में जो डिप्टी कलेक्टर जो घूस लेकर उन्हें आपस में कहता है कि समझौता कर लो, मरवाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि वो लोग पहले से ही सुपारी दे के आए कि उसको मार दो और इसके बाद ये मनाने आए हैं। तो इस तरीके से होता है। जैसे ही डिप्टी कलेक्टर को ये बात पता चलती है तो, और देखिए विवाद क्यों रहा है, रजनीकांत भगवान सिंह के ही वंश का था जिसका जमीनी विवाद उससे रहा था। भगवंत सिंह रजनीकांत की लगानबंदी पर भाषणबाजी एवं सक्रियता से चिढ़ा हुआ और उसे जान से मारना चाहता था, तो इसीलिए वो मारना चाहता था। जब तक मुरारी लाल यानी जो डिप्टी कलेक्टर है उसके पिताजी चंद्रकला के, तो वो सुझाव दे रहे थे कि यार आपस में तुम लोग बातचीत जो है करके मामला सुलझा दो। हत्या की बात पर मुरारी लाल यानी जो डिप्टी कलेक्टर था, जब हरनंदन के नहीं बात तो सुलझेगी नहीं, अब उसको हम मरवा के छोड़ेंगे। अब इतने पे हत्या की बात पे जो मुरारी लाल है वो आग बबूला हो जाता है, लेकिन जल्दी से ही उसका देखिए मुंह बंद कराने के लिए 4 गुना घूस देते हैं। 40,000 जैसे ही वो घूस पाता है उसके मरने के लिए सुपारी मिलती है उसको। तो अब भगवंत सिंह और उनके बीच दलाली करा रहे, और देखिए इनके बीच दलाली किसने कराया था, वही मुंशी माहिर अली जो उनके नौकर रहता था, उसने कराया था। कुछ कमीशन उसको भी चार्ज हो जाता, तो फिर इस तरीके से उसको मरवा दिया जाता है। कहते हैं कि यहाँ पे जो मुंशी माहिर अली से कहता है, मुंशी जो है ये माहिर अली से कहता है, क्या कहता है यहाँ पे, हम लोग मनुष्य और उनके अधिकारियों की रक्षा के लिए कुर्सी पर नहीं बैठते, हम लोगों का तो काम है केवल कानून की रक्षा करना, यही बुराई है और इसलिए सब हो रहा है। इस अंक में चंद्रकला और मनोरमा की मध्य कला, और इसी अंक में यानी पहला वाला ही अंक चलता है क्योंकि 3 अंक में हमने बताया, तो पहले अंक में जो चंद्रकला है और मनोरमा है इनके मध्य फिर कला और शिक्षा को लेकर बातचीत होती है और प्रेम के दर्शन पर भी चर्चा होती है, और प्रतीत होता है कि चंद्रकला मुरारी लाल की पुत्री रजनीकांत से प्रेम कर बैठती है। इसी अंक में कानून और कला को लेकर भी मनोरमा संग बातचीत होती है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, पहले वाले अंक में इसके जो है सिंदूर की होली नाटक में पहले वाले अंक में एक तो सुपारी देकर उसको मारने का कार्य खत्म होता है, इसके बाद जो है चंद्रकला और मनोरमा जो है इन लोगों के मध्य कला को लेकर और शिक्षा को लेकर बातचीत होती है। साथ ही चंद्रकला जो मुरारी लाल की पुत्री है वो रजनीकांत से प्रेम कर बैठती है, ऐसा प्रतीत होता है। और इसी अंक में कानून और कला को लेकर मनोरमा संग मुरारी लाल की बातचीत होती है। अब यहाँ पे देखिए जो दूसरा अंक है, इस अंक में जो मनोरमा है और मनोज शंकर, मनोज शंकर बाहर उसको पढ़ने के लिए भेजा गया रहता, तो जब आता है और मनोरमा क्योंकि मुरारी लाल के यहाँ ही रहती है, तो इस अंक में यानी दूसरे वाले में जो मनोरमा है और मनोज शंकर के मध्य प्रेम आत्मीयता को लेकर संवाद होता है, जिसमें पुरुष के रोग और विधवा वैधव्य को लेकर बातचीत होती है। मुरारी लाल और मनोज शंकर के मध्य संबंधों में खटास सा लगता है क्योंकि थोड़ा थोड़ा उसको हिंट लगने लगता है। और इस अंक में ये भी दिखाया गया है कि पाश्चात्य चिकित्सा बढ़ते मानसिक विकार को लेकर अभी भी पिछड़ी है। यानी जो उसकी पुत्री है चंद्रकला, तो चंद्रकला यहाँ पे बीमार रहती है और जो डॉक्टर होता है वो आता है, तो जो मनोज शंकर है तो उसकी प्रतिक्रिया बहुत सही नहीं रहती है, क्योंकि वो जो डॉक्टर होता है तो वही बताया गया कि जो पाश्चात्य चिकित्सा है वो जो मानसिक विकार होता है उसको लेकर अभी भी पिछड़ी है, वो समझ नहीं पाता है। तो इससे दोनों के बीच जो है संवाद से कटुता आ जाती है, दोनों में बहस हो जाता है। ये कुछ दूसरे में होता है, यानी उन दोनों का मुलाकात और डॉक्टर से बहस। तीसरा अंक जो होता है, इसमें तीसरे अंक में चंद्रकला होती है वो रजनीकांत के हाथों से, यानी वो जब बीमार होता है, पहले ये लोग सुपारी वगैरह दे के मरवाते हैं तो पूरी तरह मरा नहीं होता, फिर हॉस्पिटल पहुंचता है लेकिन मर जाता है हॉस्पिटल में। लेकिन मरने से पहले ये जो है क्या नाम है, चंद्रकला मुरारी लाल की पुत्री, वो उनको मिलने जाती है हॉस्पिटल में, और जहाँ बहस में मनोरमा उसे अंग्रेजी आत्मा और भारतीय आत्मा का फ़र्क समझाती है और क्या करती है, रजनीकांत के हाथों से अपना मांग भरती है। जहाँ बहस में मनोरमा उसे चंद्रकला जब उससे मांग भरती है तो वहाँ पे बहस में मनोरमा जो है, मनोरमा कौन है यहाँ पे, जो इनके यहाँ पे रहती है, वैधव्य जीवन व्यतीत करती है मुरारी लाल के यहाँ, वहाँ पे मनोरमा उसे अंग्रेजी आत्मा क्या होता है और भारतीय आत्मा का फ़र्क समझाती है। और इसी अंग में मनोज शंकर को अपने पिता के हत्यारे का पता भी चलता है, यानी एक ट्विस्ट ये आता है कि उसको वो मर जाता है वहाँ पे रजनीकांत, और दूसरी तरफ जो है मनोज शंकर जो है उसे ये पता चलता है कि उसके पिता की हत्या किसने की थी।
तो उसे ये पता चल जाता कि कोई और नहीं, जो उसको पाल रहा है मुरारी लाल, वही उसके पिता का हत्यारा था। मुरारी लाल ने ऐसा क्यों किया था, उसके पिता को क्यों मारा था, उसका कारण है वो चंद रुपए के लिए मनोज शंकर के पिता और अपने मित्र, वो मनोज शंकर का जो पिता होता है वो मुरारी का मित्र होता है, लेकिन वो मित्र को भी नहीं बख्शता। वो पैसे के लिए जो है मित्र को नाव से जो है वो नाव पे उसके साथ टहलता रहता है, तो नाव से जो है भांग खिला के उसको ढकेल देता है, जिस कारण वह अकेला, मतलब कि अब जो पूरा जीवन व्यतीत करने वाला है, तो मनोज शंकर अब अकेला रह जाता है। जब उसको सच्चाई पता चल जाती है कि जो मुझे पाल रहा है दरअसल वही हमारे बाप का हत्यारा है, और उधर रजनीकांत की मौत हो जाती है। तो इस तरीके से ये जो नाटक है यहीं पे थर्ड जो तीसरा अंक है यहाँ पे समाप्त हो जाता है। अब आपने इससे संबंधित कि ये कब नाटक प्रकाशित हुआ, किस प्रकार का नाटक है, कौन से प्रमुख पात्र हैं, और सारांश को भी हमने 3 अंकों में विभाजित करके आपको समझा दिया है। अब यहाँ से जो उद्धरण से क्वेश्चन आते हैं, इसके लिए आपको नाटक अच्छे से पढ़ना भी चाहिए। और यहाँ पे देखिए हम कुछ जो अंक में इम्पॉर्टेंट उद्धरण हैं उन पे बात करते हैं। जैसे मुरारी लाल जो है ये भगवंत सिंह से, तो भगवंत सिंह जब सुपारी लेके पहुँचता है तो मुरारी लाल भगवंत से क्या कहता है, बस आपने आपका क्या बिगाड़ा है, अपने आप का, बस उसने आपका क्या बिगाड़ा है। बड़े घरानों में ऐसे लड़के भी पैदा हो जाते हैं, लेकिन किसी तरह निभाना ही पड़ता है। उसकी बुराई तो आपको छिपानी चाहिए, इसमें आपकी भी बुराई है। तो जो मुरारी लाल को जाके भगवंत सिंह कहता है कि हमको उसको मरवा डालना है, तो मुरारी लाल पहले सजेशन देता है कि मरवाने की बात सही नहीं है, बड़े बड़े जो घराने होते हैं ऐसे दुष्ट लड़के पैदा हो भी जाते हैं, तो फिर आप उसके चाचा हैं तो बात ऐसे सुलझा लेना चाहिए। अब दूसरा ये है कि कहते हैं कि आजकल का जो कानून है, अब ये किसने किससे कहा, ये जो मुरारी लाल है माहिर अली से कहता है। माहिर अली यानी उसके यहाँ पे जो मुंशी होता है, तो कहते हैं कि आजकल का जो कानून ही ऐसा है, इसमें सज़ा उसको नहीं दी जाती जो कि अपराध करता है, सज़ा केवल उसको होती है जो अपराध छिपाना नहीं जानता, बस यही कानून है। तो देखिए ये एक आप देख सकते हैं कि भ्रष्टाचार का एक कारण भी बता रहा है, खुद भ्रष्टाचार में निहित लिप्त तो है ही, और सरकारी तंत्र की व्यवस्था में भी अपने आप को पाता है, लेकिन वो अपने मुंशी से कहता है कि देखो आजकल का कानून ऐसा है ही नहीं कि जो अपराधी उसको सीधा अपराध दे दे। अगर कोई अपराधी है उसको छिपाने आता तो हमेशा बच ही जाएगा, तो सज़ा तो केवल उसको होती है जो अपराध छिपा नहीं पाता है। अपराध छिपा लो चाहे जितने बड़े अपराधी हो। इनके अलावा ये भी कहता है कि हम लोग मनुष्य और उसके अधिकार, तो ये भी बहुत बड़ी कोटेशन इसने मुरारी लाल ने कहा था। देखिए वो अपने सरकारी व्यवस्था में अपने आप को क्या समझ रहा है, वो कह रहा है कि हम लोग मनुष्य और उसके अधिकार की रक्षा करने के लिए थोड़ी कुर्सी पे बैठे हैं, हम बस ये चाहते हैं कि कानून की रक्षा हो जाए, हम अधिकारों के लिए नहीं बैठे हैं। भले हम सच्चाई जानते हो, पर सच्चाई से हमें कोई वास्ता नहीं है, हम तो केवल कानून की रक्षा के लिए हैं, और यही बुराई है और इसलिए ये सब हो रहा है। इनके अलावा जो मनोरमा है वो चंद्रकला से कहती है, तो कला प्रेमी है मनोरमा, और चंद्रकला से क्या कहती है, कला का आधार है विश्वास और शिक्षा का संदेह। कला का आधार है विश्वास और शिक्षा का संदेह, इन दोनों को एक ही साथ रख देना, दो शत्रुओं को बात कर एक साथ चलना है, समुद्र में फेंक देना है। इनके अलावा यहाँ पे देखिए, इसका मतलब है कि कीचड़ में कमल नहीं उगना चाहिए, लेकिन जो स्वभाव है वह कमल ताल के कीचड़ में उगेगा। मनोरमा चंद्रकला से कहती है कि इसका मतलब ये है कि कीचड़ में कमल नहीं उगना चाहिए, लेकिन जो स्वभाव है वह कमल ताल के कीचड़ में ही उगता है, लेकिन गंगा के बालू में वो नहीं उगता है। तो स्वभावता कमल का बता रहे हैं कि जैसे कोई भी अच्छी चीज़ है तो अच्छी जगह होना चाहिए, लेकिन वो नहीं होता, उसका जो स्वभाव है वो वहीं पे होगा। तो कमल भी कीचड़ में नहीं खिलना चाहिए, पर खिलता है क्योंकि उसका स्वभाव है कमल ताल के कीचड़ में ही उगेगा, ना कि वो गंगा के बालू में उग जाए। इसके अलावा चंद्रकला मनोरमा से कहती है, तो यहाँ पे कई कोटेशन है चंद्रकला का, जो है काफ़ी बात होता है मनोरमा से। तो कहते हैं चंद्रकला कहती है मनोरमा से, अब देखिए यहाँ पे चंद्रकला कह रही है मनोरमा से, अभी तक जो कला के संबंध में था वो मनोरमा चंद्रकला से कहती थी। अब यहाँ पे देखिए चंद्रकला जो है मनोरमा से क्या कहती है, तुम जानती हो कि मैं किससे प्रेम करती हूँ, प्रेम दो चार से तो हो नहीं सकता, और फिर अब प्रथम दर्शन में प्रेम का समय भी नहीं रहा। वह तो युग दूसरा था जब हृदय का रस संचित रहता था और अनायास किसी और बह उठता था। अब तो व्यय की मात्रा संचय से ज़्यादा हो गई है। उसके साथ प्रेम की नहीं विनोद की बात हो सकती थी, उसके साथ खिलवाड़ हो सकता था, तबीयत बहलाई जा सकती थी। तो ये चंद्रकला मनोरमा से अपनी बात कहती है। तो कला के संदर्भ में देखिए ज़्यादातर जो है चंद्रकला ने मनोरमा ने कहा है, और प्रेम के संबंध में चंद्रकला मनोरमा से कहती है। यहाँ पे मनोरमा अब मुरारी लाल से क्या कहती है, तो मुरारी लाल ये जो जिसके यहाँ पे मनोरमा रहती है,
तो वो क्या कहती है, संसार की सीधी भाषा में जिस चीज़ को लोग सुख समझते हैं वह तो मुझे यही 2 महीनों से मिल रहा है। समय पर स्वादिष्ट भोजन और सुख की नींद, सुंदर वस्त्र, संसार का सुख तो इन्हीं 3 वस्तुओं में सीमित है। तो देखिए यहाँ पे वो खुश नहीं रहती है मनोरमा, बहुत ही तर्कशील प्राणी है, तो वो मुरारी लाल के यहाँ खुश नहीं रहती है। तो वो एक तंज भी करती है, तंज कसती है मुरारी लाल से कि जो लोग कहते हैं ना कि सुख किस चीज़ में है, तो स्वादिष्ट भोजन में है। तो यहाँ पे देखिए जब से हम रह रहे हैं तो हमें सुख की नींद भी आ रही है, सुंदर वस्त्र भी मिल रहे हैं, स्वादिष्ट भोजन भी मिल रहे हैं, और जो तीनों चीज़ सुख देने वाले वो तो यहीं मिल रहे हैं। इसका मतलब संसार की सब कुछ सुखी चीज़ें तो हमें मिल ही रही हैं। तो ये मुरारी लाल से मनोरमा कहती है। फिर मनोरमा जो है ये मुरारी से और क्या कहती है, कला की साधना अपने लाभ के विचार से नहीं होती। गुलाब खिल रहा था, बसंत आ रहा था, आधी रात को पूर्णमासी का चंद्रमा धरती की ओर देख रहा था। उसे देखकर मेरी कल्पना और भावना उत्तेजित हो उठी, मैंने उसका चित्र बना दिया। तो ये जो है एक बार जो है रजनीकांत का जो है चित्र बनाती, वही चंद्रकला पाती, उसी से प्रेम कर बैठती है। तो ये मुरारी लाल जो है आता है पूछने मनोरमा से कि चित्र क्यों बनाया, कैसे बनाया। तो मनोरमा ने वही बताया कि देखो मेरे मन में कला जब भी उमड़ आती है तो वो हमारे काल्पनिक दृश्य में जो चीज़ें चलती हैं हम बना देते हैं। तो वही कहती, कला की साधना अपने लाभ के विचार से थोड़ी ना होता है। गुलाब खिल रहे थे, बसंत आ रहा था, आधी रात की पूर्णमासी, चंद्रमा धरती की ओर देख रहा था, मेरी कल्पना में जो आया मैंने वही बना दिया। अब यहाँ पे मनोरमा और मुरारी लाल से क्या कहती है, हरगिज़ नहीं, आप ही सोचिए, दूसरों के दंड की व्यवस्था तो आप करते हैं, आपके दंड की व्यवस्था कौन करेगा, और यह उचित भी नहीं है। कई दिनों से आप इस तरह का संकेत करें, आप अपनी मर्यादा भूल रहे हैं, मैं विधवा हूँ, मेरे साथ परिहास का कोई अर्थ नहीं है। तो देखिए मुरारी लाल जब है जो मनोरमा की तरफ बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित होता है, तो मनोरमा उसे ये कहती है कि डिप्टी कलेक्टर होने की वजह से आप सबको दंड का विधान आप करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर आपके लिए कौन दंड निर्धारित करेगा। मैं वैधव्य का जीवन व्यतीत करें और आप मेरे साथ हास प्रयास करें, ये बिल्कुल एक तरीके से वो कहती है कि ये बिल्कुल मतलब वही है कि टॉलरेट नहीं किया जा सकता है। तो ये जो कहना है मनोरमा का मुरारी से। मनोरमा मुरारी से कहती है, पुरुष आँख के लोलुप होते हैं, विशेषता स्त्रियों के संबंध में मृत्यु सैया पर भी सुंदर स्त्री इनके लिए सबसे बड़ा लोभ की चीज़ हो जाती है। तो ये सब कोटेशन क्वेश्चन के रूप में आ सकता है। तो ये सब पहले अंक में जो है इतनी बातचीत हो जाती है। अब जो दूसरा अंक है, ये तो पहले अंक की बात थी, जो दूसरा अंक है मनोरमा जो है मनोज शंकर। अब क्योंकि दूसरे अंक में आप देखते हैं मनोज शंकर आ गया और मनोरमा से उसकी बातचीत होती है, मनोरमा का प्रेम भी मनोज के लिए जाग उठता है। तो ये कहती है मनोरमा मनोज से कहती है कि पुरुष का सबसे बड़ा रोग स्त्री है और स्त्री का सबसे बड़ा रोग है पुरुष। ये कोटेशन पूछा जा सकता है किसने किससे कहा है ना, कौन से अंक में आया। तो ये दूसरे अंक में है, मनोरमा मनोज से कहती है, और ये नाटक आप जान ही रहे हैं सिंदूर की होली है। तो इसमें पुरुष का सबसे बड़ा रोग स्त्री और स्त्री का सबसे बड़ा रोग पुरुष। यह रोग तो मनुष्यता का और शायद मनुष्यता के विकास के साथ ही इसका भी उल्लेख हुआ है। अब यहाँ पे देखिए मनोरमा मनोज से फिर कहती है कि मैं तो तुम्हारा हाथ पकड़कर संसार में उतर पड़ना चाहती हूँ, संसार के लिए एक नया आदर्श पैदा करना चाहती हूँ, और तुम चाहते हो कि मैं अपने आंचल से तुम्हारा गला बांध दूँ और अपने साथ ही तुम्हें भी ले डूबूँ। अगर तुम सचमुच मेरे शरीर पर इन्हें रीझ गए हो तो तुमने मेरा हृदय, मेरी अंतरात्मा को समझ लिया है, तो हाथ बढ़ाओ। इसके बाद जो है यहाँ पे मनोरमा जो है मुरारी से फिर से वो मुरारी यानी वही चंद्रकला का पिता और डिप्टी कलेक्टर मनोरमा मुरारी से कहती है, पुरुष तो वैधव्य का अनुभव कभी नहीं करते। वो कहती है जो पुरुष होता है वो तो वैधव्य का अनुभव कभी नहीं ना करता। मतलब मुरारी तो खुद उसकी पत्नी नहीं है, मनोरमा की माँ तो है नहीं, लेकिन वही कह रही है कि जो स्त्रियाँ अनुभव करती हैं वो तो कभी पुरुष करता नहीं है। मनोज शंकर यहाँ पे मुरारी से कहता है, मुरारी जिसने उसके पिता को मारा था, कहती हैं कि मनोज कहता है यह विधवा आप नहीं जानते, या शायद जानते भी हैं, अग्नि है, हलाहल है, कोई भी पुरुष उसे छूकर या पीकर जी नहीं सकता। उसका हाथ मैंने इसलिए नहीं पकड़ा था कि मैं उसे स्त्री बनाऊंगा, उसका हाथ तो मैंने इसलिए पकड़ा था कि मैं जीवन भर अविवाहित रहूँगा। तो मनोज ये मुरारी से कहता है, और किसके लिए, क्योंकि वो उसका जो है मनोरमा का साथ लेता है, इसकी वजह से वो उसे समझाता है। समझाता क्या है, वो जब जान जाता है तो बहुत नाराज़ होता है। इसके बाद यहाँ पे है मनोज मुरारी से फिर कहता है, किसी को गोली मारना यदि वीरता है तो गोली मारकर बांसुरी बजाना तो वीरता से बढ़कर वीरता और महानता से बढ़कर महानता है। यदि यह मुझसे संभव हो सके तब तो मैं समझूंगा कि मैं अपने से बड़ा हूँ, मनुष्य से भी बड़ा।
मनोज मुरारी से कहता है, मेरा दुख मेरी आत्मा में सबोर से व्याप्त हो चुका है। यदि मैं व्यंग ना करूँगा, विनोद में अपने को भूल जाने की चेष्टा ना करूँगा तो मैं जीवित नहीं रह पाऊँगा, मुझे मरना होगा। आपकी यही इच्छा हो तो कहिए, मैं अपना रास्ता ही बदल दूँ। इसके बाद मनोज मुरारी से कहता है, स्त्री के लिए ज्ञान और विद्या का कोई मूल्य नहीं है। मनोज मुरारी से ये कहता है कि स्त्री के लिए ज्ञान और विद्या का कोई मूल्य नहीं है। प्लेटो के प्रजातंत्र में कवि को कोई स्थान नहीं दिया गया था। स्त्री के प्रेम तंत्र में बुद्धि और ज्ञान को कोई स्थान नहीं दिया गया है। यहाँ पे मनोज मुरारी से वापस से ये कहता है कि प्रेम करना विशेषता है स्त्री के लिए कभी बुराई नहीं। स्त्री जाति की स्तुति केवल इसलिए होती है कि प्रेम करती हैं, प्रेम के लिए ही उनका जन्म होता है। स्त्री चरित्र की सबसे बड़ी विभूति उसका सबसे बड़ा प्रेम तत्व माना गया है, और उस पर भी यह तो उसका पहला प्रेम, उसमें बुराई कहाँ है। प्रेम वकील से राय लेकर या जज से अधिकार पत्र लेकर तो किया नहीं जाता। जो बात स्वतः स्वभाव है, प्रकृति, वह तो चरित्र का गुण है, अवगुण नहीं है। यहाँ पे जो डॉक्टर आता है, जिससे बहस हो जाता है मनोज का, उससे बातचीत होती है तो वो कहता है कि कवि और गायक भावुक जीव होते हैं। जो कवि होता है या गायक, वो भावुक जीव होते हैं। आप सुई देना कैसे बर्दाश्त कर सकेंगे, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उसकी चिंता मुझे आपसे कम नहीं है। अंतर केवल इतना है कि आप उसके शरीर को कष्ट नहीं देंगे, चाहे वो मर जाए, लेकिन मैं जिलाना चाहूँगा, चाहे उसके शरीर को कष्ट हो। मनोज शंकर वापस से डॉक्टर से कहते हैं, मनुष्य अपनी आदिम अवस्था में आज से कहीं ज़्यादा स्वस्थ था, इसलिए कि तब डॉक्टर नहीं थे, मनुष्य था, और शक्ति और जीवन का केंद्र प्रकृति था। स्वास्थ्य के जो कृत्रिम साधन और बोतल की दवाओं ने स्वास्थ्य को जड़ से काट दिए। स्वास्थ्य तो आप लोगों की अलमारियों में बंद है, लेकिन ये बहुत दिनों तक चलेगा नहीं। प्रकृति अपना बदला लेगी। प्रकृति के रास्ते पर लौट आना, निरोग होना दोनों बराबर है। तो यहाँ पे पर्यावरण संबंधी ये भी कहा गया एक तरीके से, मतलब कि जिस तरीके से अभी कृत्रिमता हावी हो गई है और नैसर्गिक जो था वो सब कुछ अगर देखा जाए तो नहीं रहा है, तो प्रकृति अपना बदला लेगी और वो पुराने जो दिन है, आदिम व्यवस्था जैसे, यानी प्रकृति के साथ साहचर्य हो लोगों का, वो वापस आएगा। तो इस तरीके से ये कहना है मनोज शंकर का डॉक्टर से। तो यही होता है प्रतिवाद। और मनोज फिर से डॉक्टर से कहता है कि आप अपने कपड़ों में भूल गए हैं, नहीं तो जिसे आप सभ्यता कहते हैं उसके साथ ही साथ विकार और बुराइयां भी बढ़ी हैं। मनोज डॉक्टर से ये भी कहता है, यहाँ देहातों में अधिकांश रोग पूजा पाठ और तंत्र मंत्र से अच्छे किए जाते हैं। इन चीज़ों का प्रभाव सीधा मस्तिष्क पर होता है। रोगी की इच्छा शक्ति जाग जाती है और प्रकृति की शक्तियों का काम करने का अवसर मिल उठता है। यहाँ पे देखिए मनोरमा जो है मनोज से कहती है, विधवा विवाह हो रहा है लेकिन वैधव्य कहाँ मिट रहा है। समाज इस आग को बुझा नहीं सकता, इसलिए उसे अपने छज्जे से उठाकर अपनी नींव में रख रहा है। तुम्हारे सुधारक, राजनीतिज्ञ, कवि, लेखक, उपन्यासकार, नाटककार सभी विधवा के आंसुओं में बहते हुए दिख पड़ रहे हैं। मनोरमा फिर मनोज से कहती है कि विधवाओं के उद्धार के नाम पर यह आंदोलन पुरुषों ने उठाया है अपने उद्धार के लिए, यानी जो विधवा के उद्धार के नाम पर कि उनकी शादी करा दें और वापस से वो इस जीवन को नहीं जिए। तो मनोरमा देखिए तर्कशील नारी है, तो मनुष्य यही कहती है कि जो विधवाओं के उद्धार के नाम पर यह आंदोलन पुरुषों ने उठाया, वो तो अपने लिए उठाया है। किसी प्रकृत विधवा से पूछो जो अभी तक पुरुष के विषैले वातावरण में ना आई हो, देखो उसकी दृष्टि पृथ्वी में गड़ जाती है या नहीं गड़ती है। चंद्रकला मनोरमा से कहती है, मेरे आत्मज्ञान को तुम मोह कह रही हो। चंद्रकला मनोरमा से कहती है कि मेरे आत्मज्ञान को तुम मोह कह रही हो, मैं जिसकी थी उसकी हो चुकी, मेरा समझौता कैसा, आग और पानी का समझौता कैसा। मनोज सब तरह से योग्य है, लेकिन उनके भीतर एक प्रकार का संदेह, एक प्रकार का अंधकार है जो मैं समझ नहीं सकती। चंद्रकला मनोरमा से कहती है, चंद्रकला जो है यहाँ पे मनोरमा से कहती है, ही स्त्री का हृदय सर्वत्र एक है, क्या पूर्व, क्या पश्चिम, क्या देश, क्या विदेश। यहाँ पे चंद्रकला वापस से उसकी बातचीत होती है, मनोरमा से कहती है, रोटी और कपड़े के प्रश्न को लेकर स्त्रीत्व की मर्यादा बिगड़ गई। हमारे स्त्रियों का निर्माण भी उन्हीं उपकरणों से हुआ है जिनसे पुरुषों का हुआ है, लेकिन तब भी हम पुरुषों की गुलामी में सदैव से चली आ रही हैं। हमारे भीतर कभी संदेह नहीं पैदा हुआ, ऐसा क्यों है। पुरुष की 4 हाथ की सेज में ही हमारा संसार सीमित है। पुरुष ने स्त्री की कमजोरी को उसका गुण बना दिया और वह उसी प्रशंसा में सदैव के लिए आत्मसमर्पण कर बैठी। दूसरों की रक्षा में हम अपनी रक्षा नहीं कर सके। चंद्रकला ये मनोरमा से कहती है।
यहाँ चंद्रकला वापस से मनोरमा से कहती है कि मेरे भीतर आज चिरंतन नारीत्व का उदय हुआ, मेरी चेतना आज मेरी चारों ओर फैल रही है और तुम कहती हो मुझे उन्माद हो रहा है, मैं आज अपने पैरों पर खड़ी हो रही हूँ। चंद्रकला का ही यहाँ पे डिस्कशन जो है लगातार मनोरमा से होता है, बहुत सारी बातचीत। ये कहती है कि पुरुष बलि है, सब तरह से बलि रहेगा, मैं द्वंद्व में विश्वास नहीं करती। स्त्री ने स्वयं अपना नरक खुद बनाया है, मतलब स्वयं अपना नरक बनाया है, पुरुष उसके लिए दोषी नहीं है। हमने कभी अपनी आत्मा की पुकार सुनी ही नहीं। तुम्हारा विधवापन तो रूढ़ियों का विधवापन है, वेद मंत्रों का और ब्रह्मभोज का है। जिस पुरुष को तुमने देखा नहीं, जिसकी कोई धारणा तुम्हें नहीं है, जिसकी कोई स्मृति भी तुम्हारी आत्मा को हिला नहीं सकी, उसका वैधव्य कैसा। तो बहुत ही देखिए तर्कशील प्राणी होती है कि जो मनोरमा 18 साल की आयु में ही झेल रही है, तो चंद्रकला उसको समझाती है ये बात। भावुकता और विक्षोभ के अवसर पर निकले हुए शब्द संस्कारों की मर्यादा इस तरह नहीं मिटा सकते, और इसलिए कि आदर्श उनका आधार नहीं होता। परीक्षा की आँच में ठहर भी नहीं सकते। स्वतंत्र अस्तित्व तो आज के दिन के नए विचार जो संसार को एकदम स्वर्ग बना देना चाहते हैं, उनमें से एक है। लेकिन इस नए स्वर्ग की कल्पना के मूल में कोई आदर्श नहीं है। हाँ, प्रवृत्तियों की घुड़दौड़ के लिए काफ़ी मैदान दे सकेगा। मनोरमा चंद्रकला से कहती है, हमारे यहाँ तो आत्मा अनादि और अनंत है। मनोरमा चंद्रकला से कहती है कि हमारे यहाँ तो आत्मा अनादि और अनंत है। आजकल के जिन लोगों को अंग्रेजी की ऊंची शिक्षा मिल गई है, हमारे यहाँ वे भी आत्मा को खिलौना बना रहे हैं। वे भी कहने लगे हैं अपनी पुरानी आत्मा को मार डालो, बदल डालो, नहीं तो कल्याण नहीं है। अब यहाँ से जो है हम नेक्स्ट जो नाटक है आधे अधूरे या भारत दुर्दशा, उन पे डिस्कशन करेंगे। उम्मीद है कि ये नाटक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और इनकी जो इम्पोर्टेंट पंक्तियां हैं उनसे भी क्वेश्चन आते हैं तो वो भी आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट नाटक के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।